आज के इस लेक्चर के अंदर हम एसिड्स की 7th प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है एसिड्स जब आपके किसी भी मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड जो कि एक मेटल का ऑक्साइड है, जब भी आपके एसिड दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉपर सेकेंड क्लोराइड जो कि एक ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्ट है उसकी फॉर्मेशन करता है वाटर के साथ प्लस H2O। सो अगर आप इस रिएक्शन को लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म करके देखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक बीकर लेना है। बीकर के अंदर आप कुछ थोड़ा अमाउंट के अंदर आप कॉपर सेकेंड ऑक्साइड को लो जो कि आपका ब्लैक कलर का होगा। फिर आप उसके अंदर धीरे धीरे एसिड को डालना शुरू करो और उसको कॉन्टीन्यूसली आपको स्टिर करना है ग्लास रोड से। उसके बाद आप पाएंगे कि वहाँ पर आपका ना एक ब्लू ग्रीन कलर का सोल्ट सॉल्यूशन बन गया है। तो जो ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है ये कुछ और नहीं बल्कि आपका सोल्ट है, दैट इज़ कॉपर सेकेंड क्लोराइड। तो जो रिएक्शन हुई है यहाँ पे एसिड और मेटल ऑक्साइड्स की, ये इसने सोल्ट और वाटर बनाया है। आपने सिमिलर एक रिएक्शन पीछे पढ़ी थी, जब आपका एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पे आपका सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब जब भी आपका एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल होता है, बिकॉज एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नलिफाई कर देते हैं और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो न्यूट्रल होता है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी उसी की तरह सेम है, दैट इज़ सोल्ट प्लस वाटर। सो इस रिएक्शन के अंदर भी आपके जब मेटल ऑक्साइड्स आपके एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, जो यहाँ पर ये चीज़ शो करेगी कि आपका जो मेटल का ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर है। जब भी तो आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, क्योंकि जब तक आपका एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला बेस नहीं होगा तब तक तो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी। तो जब अगर आपका एसिड प्रेजेंट है तो ज़रूर ये मेटल ऑक्साइड बेस ही होगा, तभी तो आपकी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर होगी यहाँ पर। जो रिएक्शन होती है एसिड और मेटल ऑक्साइड्स के बीच में एज वेल एज एसिड बेस के बीच में, वो दोनों ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं। तो आपके मेटल ऑक्साइड्स उसी तरह आपके मेटल हाइड्रोक्साइड्स भी बेसिक इन नेचर होते हैं। अगर आप यहाँ पर मेटल ऑक्साइड की जगह मेटल हाइड्रोक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो वहाँ पर भी आपको सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन ही मिलेगी, और जो आपका सॉल्ट होगा वो वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि जो आपका मेटल हाइड्रोक्साइड है वो भी यहाँ पर बेस की तरह एक्ट करेगा और वो एसिड और अपने इफ़ेक्ट को नलीफाई कर देगा, जिसकी वजह से आपका सॉल्ट जो भी होगा वो न्यूट्रल होगा। जैसा कि आपको इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है आपका एंटासिड, जिसको आप नॉर्मली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हो। इसका यूज़ किया जाता है जब आप कई बार खाना खा लेते हो और खाना खाने के बाद वो आपका डाइजेस्ट नहीं होता, तो उस मोमेंट पे एंटासिड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूटिलाइज़ किया जाता है आपके खाने का डाइजेशन करने के लिए। अब एंटासिड आप नॉर्मली आप इनो जो यूज़ करते हो, आप इनो के पैकेट के पीछे देखेंगे तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिखा होता है कि इसके अंदर इतने अमाउंट में एंटासिड है, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये है वो है, मतलब बहुत सारे सब्सटेंस होता है, उसमें से एक एंटासिड भी होता है, बिकॉज़ ये बेसिक इन नेचर होता है, जिसकी वजह से जो आपका फूड का इनडाइजेशन हो रहा है, बिकॉज आपके स्टमक के अंदर HCl की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। तो उस मोमेंट पे एक ऐसे रिएक्शन कराना जिससे कि वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, यानी कि जो आपका ज़्यादा अमाउंट में एसिड आपके स्टमक में प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करके आपको रिलीफ दिलाने में मदद करना ही इस एंटासिड का काम होता है। तो इसमें क्या होता है, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है इसके और हमने अभी पढ़ा था कि जितने भी हमारे मेटल के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो बेस को लाना पड़ेगा कि वो न्यूट्रलाइज कर दें। तो इस वजह से यहाँ पर इस एंटासिड को मेटल हाइड्रोक्साइड से बनाया जाता है। तो ये हमारा एक तरह का मेटल हाइड्रोक्साइड है जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं।
अब हम एसिड की 8th प्रॉपर्टी के साथ डील करेंगे, जो कि है एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। इट मीन्स एसिड का बहुत ज़्यादा एक तरह से डिस्ट्रॉइंग नेचर होता है। इसका मतलब है अगर कोई भी एसिड, हमने पढ़ा था कि दो टाइप के एसिड होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड, एक मिनरल एसिड। अब जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो मैन मेड एसिड होते हैं। अगर हमारा मिनरल एसिड किसी तरीके से या तो हमारी स्किन पे या हमारे क्लोथ पे, वुड पे, मेटल स्ट्रक्चर्स पे या स्टोन पे गिर जाए तो ये उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। अगर स्किन पे भी गिर जाए, स्किन तो हमारी पूरी तरीके से बर्न हो जाती है। वुड पे गिर जाए तो वुड पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं जहाँ पर ये गिरता है उसके सरफेस पे। कपड़ों पे गिर जाए तो कपड़े जल जाते हैं। तो हमारे मतलब सबसे ज़्यादा हम बोले डेंजरस या डिस्ट्रॉइंग नेचर वाले तो एसिड्स हो गए हमारे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और निट्रिक एसिड, जिनको हम कॉमनली बोलते हैं कि उनका बहुत ज़्यादा कोरोसिव नेचर होता है जब वो अपनी कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। तो इस वजह से जब भी आप लेबोरेटरी के अंदर अगर इनके साथ कोई रिएक्शन कर रहे हो या फिर इनका यूज़ कर रहे हो तो आपको इनका यूज़ करते वक्त बहुत केयरफुल रहना होता है। और एसिड्स के बारे में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी अगर आप लेबोरेटरी में आज तक गए हैं अपने स्कूल की, तो कि एसिड्स कभी भी आपके ना मतलब ब्रास कंटेनर्स ले लो या किसी भी मेटल कंटेनर के अंदर आपको दिखाई नहीं देते। जबकि एसिड्स को या तो ग्लास के कंटेनर्स के अंदर या फिर सेरेमिक्स आपके हम बोल सकते हैं मिट्टी के बर्तन होते हैं जिनको अच्छी तरीके से आग पर पका के और फिर रखा जाता है, नहीं तो गीली मिट्टी के तो तुरंत ही टूट जाएंगे। तो इनको अच्छी तरीके से बना के, फॉर एग्जांपल आप पॉट्स देखते हो अपने घर में जो फ्लावर पॉट्स होते हैं उस तरीके के वेसल्स होते हैं, या फिर आप जिसमें चाय पीते हो जो चाय के मिट्टी के कप होते हैं वो वाले कप इसके एग्जाम्पल हैं। तो इस तरीके के कंटेनर्स में रखा जाता है, क्योंकि अगर आप इसको मेटल के कंटेनर के अंदर रख देते हो तो ये धीरे धीरे मेटल के कंटेनर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा और एक तरह से बोल देते हैं वो खा जाएगा उसको, यानी कि ख़त्म कर देगा। तो इस वजह से कभी भी इनको मेटल के कंटेनर्स के अंदर स्टोर नहीं किया जाता। आप एक बार अपनी लेबोरेटरीज़ के अंदर जाके इसको केयरफुली ऑब्ज़र्व करना, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके हम सोल्ट बोलें या फिर बहुत सारे लिक्विड जो भी सब्सटेंस होंगे उनको ज़रूर प्लास्टिक के कंटेनर या फिर मेटल के में मिल जाएंगे एक बार को, लेकिन एसिड्स कभी नहीं मिलेंगे। एसिड आपके ग्लास के कंटेनर में ही पाए जाते हैं मोस्टली। अब जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो, अगर ये किसी के हैंड्स पे गिर जाए तो ये किस तरीके से आपका एसिड उसको नुकसान पहुंचा देता है। अब ये तो रही एसिड की बात। अब आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि एसिड्स जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग नेचर के होते हैं तो एसिड से ही आपको नुकसान हो सकता है, बेस से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें, फॉर एग्जांपल आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग नेचर को कंसिस्ट करता है। अगर ये आपके ऊपर गिर जाए तो आपकी स्किन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अगर आप कभी भी ऐसे मिनरल एसिड का या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस का यूज़ कर रहे हैं और अगर आप उनको मार्केट से ख़रीदते हैं, मतलब कहीं से भी अगर आप उसको ख़रीदते हैं, तो जो इनके कंटेनर्स होंगे उनके ऊपर वार्निंग साइंस आपको यूजुअली प्रिंटेड में दिखाई देंगे। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख रहे हो, इस तरीके के हज़ार्ड यानी कि वार्निंग के साइंस आपको उनके कंटेनर्स के ऊपर मिलेंगे कि इनके ये आपको ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर जो भी सब्सटेंस है वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो जब भी आप उनको यूज़ करें तो केयरफुली यूज़ करें। उनके ऊपर प्रिकॉशंस भी लिखे होते हैं। तो इन हज़ार्ड वार्निंग का आपके कंटेनर्स के ऊपर या फिर कैंस के ऊपर शो करने का यही रीज़न होता है कि जब भी आप इन सब्सटेंस को यूज़ करें तो बहुत केयरफुली इनको हैंडल करें और बहुत केयरफुली इनको यूज़ करें, ना कि रैंडम जैसे आप काम करते हैं कि इधर गिरा दिया उधर, ऐसे ना करें। इनको बहुत केयरफुली आपको अपने आप को इनसे बचाते हुए इनके साथ काम करना है।